प्यारे विद्यार्थियों, @unique+2.0 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्लास 10th की साइंस पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे भाई? क्लास 10th की साइंस पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, एसिड, बेस एंड साल्ट। हम लोगों ने क्या किया है, एसिड और बेस को पढ़ लिया है, उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ा है कि उनका रिएक्शन मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ में, या एसिड का बेस के साथ में, बेस का एसिड के साथ में, एसिड का कार्बोनेट के साथ में एंड एसिड का बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शन कैसा होगा, ये सब हम लोगों ने सीख लिया है। आज हम लोग सीखेंगे क्या, आज वाले लेक्चर में हम लोग पीएच स्केल या पीएच पैमाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? पीएच पैमाना क्या होता है या पीएच स्केल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे। तो आज वाले लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ पीएच पैमाना के बारे में सीखने का प्रयास करेंगे। इसके बारे में आज जो भी पढ़ाया जाएगा, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपकी जानकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दोनों से क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पीएच स्केल होता क्या है। इसी को कहते हैं पीएच पैमाना। क्या कहते हैं भाई? इसी को कहते हैं पीएच पैमाना। चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, ये होता क्या है। तो आपको याद होगा, जब हम लोग क्या कहते हैं इस चैप्टर का पहला क्लास किए थे, तो पहले क्लास के लास्ट में एक पॉइंट आया था कि क्या आया था, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे हमने एज ए क्वेश्चन के रूप में लिखा था कि अम्ल एवं क्षार के विलयन, अम्ल एवं क्षार के विलयन कितने प्रबल होते हैं, कितने प्रबल होते हैं। जब ये क्वेश्चन हमने आपको लिखा था, तो वहां पे हमने क्या बताया था भाई कि अम्ल और क्षार के विलयन की प्रबलता को जांच करने के लिए, यदि हमारे पास में एसिड है, यदि हमारे पास में क्या है, एसिड है, तो एसिड होगा तो हम H+ आयन की संख्या देखेंगे। एसिड अगर होगा तो हम किसकी संख्या देखेंगे? H+ आयन की संख्या देखेंगे, H+ आयन की संख्या देखेंगे। और अगर बेस होगा, क्या होगा भाई? बेस होगा तो हम लोग OH- आयन की संख्या देखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बोर्ड पे आपकी नजर होनी चाहिए कि प्रबलता देखने के लिए हम लोग H+ आयन की और OH- आयन की संख्या को देखें। तो संख्या देखने के लिए, जैसे ये तो है नहीं कि भाई हमारे पास में कोई विलयन है, सोल्यूशन है। अब मान लीजिए कि ये जैसे ये वाटर वाला बॉटल है, इसमें ये लिक्विड भरा हुआ है। एक कल्पना करें कि ये जो हमारा पानी है, ये कोई क्या होता, एसिड होता। तो इसको देख करके हम ये तो बता नहीं पाएंगे कि इसमें H+ आयन कितने हैं, इनकी संख्या कितनी है। तो इनकी एग्जैक्ट संख्या का पता लगाने के लिए हुआ क्या कि एक पैमाना विकसित किया गया, जिस पैमाने को क्या कहा जाता है भाई? इसी पैमाने को पीएच पैमाना कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, H+ और OH- की संख्या किसी विलयन में या किसी अम्ल के लिए या किसी क्षार के लिए कितनी हो सकती है, इसका सटीक माप हम कैसे पता करेंगे, इसको जानने के लिए एक पैमाना विकसित किया गया, जिसको अंग्रेजी में पीएच स्केल कहते हैं, अब हिंदी में पीएच पैमाना कहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक बहुत अच्छी बात आपको बताने जा रहे हैं। इस पीएच स्केल में जो पी लिखा हुआ है, पी को कहते क्या है? तो पी एक जर्मन भाषा का शब्द है, जिसको हिंदी में अगर हम जर्मनी में बोलें तो पुंसास कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको PONTENZ कहते हैं, पॉन्टेज कहते हैं। इसको हिंदी में पुंसांस ही पढ़ा जाएगा, जिसकी हिंदी में ये कौन सी भाषा का शब्द है भाई? तो ये है जर्मन भाषा का शब्द। इस भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका हिंदी क्या होगा? इसका अगर मैं आप लोगों को हिंदी बताऊं तो इसको हिंदी में, अब आप कहेंगे सर जी हिंदी में आपने पावर लिख दिया, ये तो अंग्रेजी में लिखा है। तो भाई हिंदी में इसकी अंग्रेजी पावर होगी और हिंदी क्या होगी? शक्ति। यानी ये पी शब्द है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? पावर या शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। किसकी पावर को रिप्रेजेंट करता है? एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन के पावर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या हो गया? पीएच पैमाना जो हमारा वर्ड है, इसका अर्थ क्या होगा? ये हो गया। अब हम लोग करेंगे क्या, अगर हमसे कोई पूछे कि पीएच पैमाना क्या होता है, तो हम क्या बताएंगे कि पीएच वह पैमाना है, वह पैमाना है वह पैमाना है जिसके द्वारा
अम्लीय अथवा क्षारीय विलयन की पहचान की जाती है। क्षारीय विलयन की पहचान की जाती है। पीएच वह पैमाना है जिसके द्वारा अम्लीय अथवा क्षारीय विलयन की पहचान की जाती है। ठीक, अम्लीय एवं क्षारीय विलयन की पहचान की जाती है। ठीक, अब किसी विलयन का जो पीएच मान है वो होता क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। किसी विलयन का पीएच मान, किसी विलयन का पीएच मान H प्लस आयनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? H प्लस आयनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। जब यह निर्भर करता है तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि किस प्रकार से निर्भर करता है। तो किस प्रकार से निर्भर करता है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, पीएच की परिभाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? किसी विलयन का पीएच मान, किसी विलयन का पीएच मान उस विलयन में H प्लस आयनों की सांद्रता का, ध्यान से सुनिएगा, H प्लस आयन की सांद्रता का लघु गुणक के आधार 10 पर, किस पर भाई? आधार 10 पर ऋणात्मक मान के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? ऋणात्मक मान के बराबर होता है। ठीक, ये है आपकी पीएच की डिफिनीशन। पीएच की डिफिनीशन अगर हम एज अ फार्मूला लिखें तो पीएच इज इक्वल टू होगा माइनस log बेस 10 और हो जाएगा यक्स। जहाँ पे देखो, जहाँ पर हमारा यक्स क्या है, यक्स इज इक्वल टू H प्लस आयन की सांद्रता। अच्छा, एक कन्फ्यूजन वाला वर्ड आ जाता है, ये यहाँ पे जो सांद्रता आया है, सांद्रता होता क्या है? तो क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मोलर कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। केमिस्ट्री में कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा? थोड़ा सा मोलर कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, मोलरता वगैरह पढ़ा होगा। तो किसी पदार्थ की अगर मोल प्रति लीटर में कोई क्वांटिटी रिप्रेजेंट की जा रही तो उसी को कंसंट्रेशन कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। अगर पेपर में आपके क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा, जरा उसका एक प्रारूप दिखिएगा। क्या आएगा कि किसी विलयन में H प्लस आयनों की सांद्रता, H प्लस आयनों की सांद्रता 10 की घात -5, 10 की घात -3 हमने लिख दिया है, मोल प्रति लीटर है। विलयन का पीएच ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? विलयन का पीएच। ध्यान से देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। विलयन का पीएच ज्ञात कीजिए। तो जो हमारा फार्मूला कह रहा है, अकॉर्डिंग टू आवर फार्मूला वी हैव पीएच इज इक्वल टू क्या होगा, विथ नेगेटिव log, बेस हमारा 10 है और यहाँ पे क्या है भाई, 10 पावर -3 है। तो हम लोग ये जानते हैं log m पावर n इज इक्वल टू होता है n log m। इसी फार्मूले को यूज कर लेंगे तो pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 आगे आ जाएगा, एक माइनस पहले से लगा हुआ है और ये क्या हो गया log 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, log में एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, अगर log में जो हमारा बेस है, log में हमारा क्या है, जो बेस है उसके साथ में जो नंबर लिखा हुआ है वो दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए। चाहे 10 हो जाए, चाहे 100 हो जाए, चाहे ई हो जाए, चाहे 1 हो जाए, तो इसकी वैल्यू सदैव कितनी होगी? आप कहेंगे सर जी इसकी वैल्यू सदैव 1 होगी। क्या होगी? 1 होगी। देखो यहाँ बेस 10 है और नंबर जो साथ में लिखा हुआ है वो भी क्या है, 10 है। वैल्यू 1 हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस, पीएच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
ये तो था फार्मूला मेथड। अब आ जाते हैं जुगाड़ूफिकेशन वाले मेथड में। कोई भी विलयन आपको दिया हुआ है, उसका सलूशन मोल प्रति लीटर में दिया हुआ है, तो 10 पे जो पावर लिखी होगी, 10 पे जो पावर लिखी होगी, प्लस माइनस मत देखिएगा, बस प्लस कर दीजिएगा, बस वही उस विलयन का पीएच हो जाएगा। जैसे यहाँ पावर क्या लिखा हुआ है, 10 टू पावर -3, हमको माइनस नहीं देखना है, माइनस नहीं देखेंगे तो 3 है, पीएच क्या हो जाएगा 3। अगर यहीं पे क्या लिखा होता है, 10 पावर -1 लिखा होता, माइनस हम नहीं देखते, पीएच कितना हो जाता भाई 1 हो जाता। अगर यहीं पे क्या लिखा होता 10 टू पावर -5। हाँ ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 इंटू 10 टू पावर 3, 1 इंटू 10 टू पावर -1, 1 इंटू 10 टू पावर 5। अरे भाई 1 में किसी भी नंबर में गुणा करो तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो दिखाओ हमको दिखावटी में जाना ही नहीं है, हम 1 में मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। तो -5 है, माइनस भूल जाइए, क्या है भाई 5 लिखा हुआ है, पीएच कितना हो जाएगा 5। अब मान लीजिए लिखा हुआ है 1 इंटू 10 टू पावर -10, क्या है भाई 1 को कोई बात ही नहीं है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर आएगा। इतने बात करनी है, माइनस लगा हुआ है, माइनस को भूल जाना है, पीएच बराबर क्या हो जाएगा 10। यानी कि एमसीक्यू में जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मोल प्रति लीटर का कॉन्सेप्ट देखिएगा, 10 की पावर देखिएगा, और 10 की पावर देखने के बाद में डायरेक्ट आप आंसर कर दीजिएगा। तो ये तो हो गया पीएच, ये क्या हो गया भाई पीएच। अब पीएच के बारे में जो और कुछ खेल है थोड़ा उसको सीख लेते हैं। पीएच के बारे में यहाँ पे जो ये फोटो बनी हुई है, इस फोटो का खेल सीखने के लिए आपको ये याद रखना है कि जो पीएच नंबर होता है, इस पे जो पैमाना होता है वो कहाँ से कहाँ के बीच में होता है भाई, वो 0 से लेकर के और 14 के बीच में होता है। इसके बीच में होता है 0 से लेकर के 14 के बीच में होता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे अम्ल वाले क्या करते हैं, H+ आयन छोड़ते हैं, ऐसे बेस वाले OH- छोड़ते हैं, तो एक पीएच होता है और एक POH भी होता है। अगर हम किसी विलयन की बात करें, किसकी बात करें, किसी विलयन की बात करें, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक आपके लिए है कि विलयन के लिए पीएच और POH, इन दोनों का जब ऐड होगा तो वो क्या निकल के आएगा 14 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा 14 निकल के आएगा, क्योंकि ये जो हमारी लाइन है पूरी की पूरी, इस लाइन पे जो भी होंगे टोटल नंबर कितना होगा भाई, टोटल कितना होगा 14 होगा। ठीक, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इस फार्मूले पर सवाल कैसे आते हैं, थोड़ा इसको अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये देख लें कि इस फार्मूले पर सवाल कैसे आते हैं। फार्मूले पर सवाल कैसे आएगा, दिया रहेगा कि विलयन का पीएच 5 है, POH ज्ञात कीजिए। तो आप क्या लिखोगे भाई कि पीएच प्लस POH बराबर कितना होता है 14। तो ये हो गया 5 प्लस POH बराबर कितना हो गया भाई 14। तो यहाँ से POH इज इक्वल टू कितना हो गया 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9। ऐसे जब सवाल आएगा तो आपको ये वाला करना रहेगा। अब थोड़ा इसकी कहानी हम लोग समझ लेते हैं। कहानी क्या है भाई कि यहाँ पे जो ये 7 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये जो 7 आपको लिखा हुआ दिया रहा है, ये क्या हो गया, इसके पार वाला मामला कुछ दूसरा होगा, इसके पार वाला मामला कुछ दूसरा होगा। इससे जब हम कम आएंगे, जितना कम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उतना ही एसिडिक होता जाएगा, यानी उतना ही ज्यादा क्या होता जाएगा, अम्लीय होता जाएगा। और जब इससे हम ज्यादा होने लगेंगे यानी बढ़ने लगेंगे, तो जितने हम क्या हो जाएंगे, ज्यादा जाएंगे, उतना ही हमारा सलूशन बेसिक होने लगेगा। बेसिक बोले तो क्या होने लगेगा, क्षारीय होने लगेगा। ध्यान दीजिएगा, एक बात का ध्यान रखिएगा, क्या कि यदि हमारे पास में कोई एसिड है तो उसका पीएच मान कम से कम होगा तो वो प्रबल होगा। एसिड के लिए कौन सी बात होगी, एसिड के लिए अगर पीएच क्या है भाई, लो यानी कि कम है, तो वो हमारा एसिड कैसा होगा, प्रबल होगा। अंग्रेजी बोले तो कैसा होगा, स्ट्रांग होगा। अब अगर हम बेस की बात करें, बेस में पीएच का मान क्या होगा, हाई होगा। क्या होगा, हाई मतलब ज्यादा होगा, तब वह प्रबल होगा। और वो कैसा होगा, अंग्रेजी बोले तो स्ट्रांग होगा। यानी उल्टा अगर रिवर्स हम सोचें तो अगर हमारा बेस है तो उसका पीएच मान क्या हो जाएगा भाई, बेस का अगर पीएच मान थोड़ा सा कम हो रहा है,
यानी कि जैसे 14 से हम आ गए किस पे, 8 पे आ गए, तो उसका बेसिक नेचर कैसा होगा, नॉर्मल होगा, वो वीक बेस होगा, दुर्बल बेस होगा। ऐसे ही अगर एसिड में हम 6 पर पहुंच गए या 6 पॉइंट समथिंग पर पहुंच गए तो वो हमारा एसिड कैसा हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा। अदरवाइज जब हम एसिड में 0, 1, 2 के बीच में रहेंगे तो जो हमारा एसिड होगा वो स्ट्रांग एसिड रहेगा। जबकि बेस में जब हम 14 पर पहुंचेंगे, तब ध्यान दीजिएगा ये जो 1 होता है, क्या होता है, 1 और 14, स्ट्रांग और बेस की अगर आपसे बात की जाएगी कि कौन सा एसिड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है और कौन सा बेस सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, जो हमारा HCl है। अब कैसा HCl, 1M, मीन्स जिसकी मोलरता 1 हो, वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा। क्या होगा, स्ट्रांग होगा। अब इसके बाद में भाई क्या होगा, क्या होगा भाई, जो हमारा स्ट्रांग बेस होगा वो होता है 1M NaOH, यानी कि जो हमारा सोडियम, अगर 1M को हम भूल जाएं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे बेस यानी स्ट्रांग बेस होता है और प्रबल अम्ल क्या होता है, HCl होता है। ये सब का ये जो कलर बना हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, जो कलर आपको दिख रहा है, अगर हमारा एसिड क्या स्ट्रांग होगा तो उसका कलर कैसा होगा, रेड होगा। थोड़ा थोड़ा डाउन होते जाएंगे तो रेड से नारंगी, नारंगी से पीला नारंगी, पीला नारंगी से हल्का पीला, हल्का पीला से हरा पीला, और जब हम 7 पर पहुंचेंगे तो लगभग हमको पीला हरा रंग मिल जाएगा, जो कि उदासीन। 7 पर जब कोई विलयन होगा तो हमारा उदासीन होगा। आमतौर पर उदासीन तो ऐसे कुछ होता नहीं, लेकिन जल को उदासीन माना जाता है। फिर जब हम इधर आएंगे तो हमारा नीला रंग बढ़ने लगेगा। 8 पर रहेंगे तो हरा नीला, 9 पर और गाढ़ा हरा नीला हो जाएगा, 10 पर आसमानी कलर लगभग पहुंच जाएगा, 11 पर एकदम नीला, और जब 14 पर पहुंचेंगे तो ये वाला कलर थोड़ा सा ऐसा नहीं, इसको बैगनी होना चाहिए था। कैसा होना चाहिए था, यहाँ पे बैगनी होना चाहिए था। ये कैसा कलर हो जाएगा भाई, वायलेट कलर हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई जिनका pH लिखा हुआ है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ जठर रस। अब जठर रस का नाम जैसे कि आप लोगों ने अनुभव किया होगा, क्या अनुभव किया होगा, एक कहावत कही जाती है कि अतना तेज भूख लागी कि जान पर था पेटों चूहा कूदत है। क्या कूदत है, चूहा कूदत है। एक्चुअल में बेटा वहां चूहा नहीं कूदता है, होता क्या है कि हमारे अग्न्याशय से एक रस स्रावित होता है जिसको जठर रस कहते हैं। इस रस में भैया HCl पाया जाता है, और ये HCl ज्यादा नहीं, बस इतना ताकतवर होता है कि जो दाढ़ी बनाने वाली पत्ती होती है, इसके सांद्र सॉल्यूशन में अगर छोड़ दी जाए तो वो गल जाएगा। अब पेट का सिस्टम कुछ ऐसा है कि ये इसको भी क्या करता है, खाना पचाने के लिए यूज करता है। तब जब हमारे पेट में खाना नहीं होता है और HCl का स्राव हो रहा होता है, तो ये HCl क्या करता है, पेट की दीवारों को यानी अग्न्याशय की दीवारों पे क्षरण उत्पन्न करने लगता है, जिससे उस एसिड के प्रभाव से वो दीवारें जब प्रभावित होती हैं तो हमारे पेट में हल्का हल्का दर्द होने लगता है। और लोग क्या कहते हैं कि भैया इतना तेज भूख लगी कि पेट में चूहा कूदत है। चूहा नहीं कूदता है, वो अम्ल का प्रभाव है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी को जठर रस कहते हैं, जिसका pH मान क्या होता है भाई, 1.2 होता है। जो हम लोग लेमन यूज करते हैं जिसको नींबू कहा जाता है, जिसका pH मान क्या होता है, 2.2 होता है। जो हमारा वाटर होता है इसका pH मान कितना होता है, 7। याद रखिएगा जो हमारे शरीर में ब्लड होता है ये किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, यानी कि ये क्षारीय होता है। अब इसका जो वैल्यू होता है, pH वैल्यू क्या होता है, 7.4 होता है। कितना होता है भाई, 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4 होता है। एक बात अगर आपको बताएं तो आपको बिलीव नहीं होगा कि हमारा शरीर 7.0 से लेकर के 7.8 के pH परास में ही कार्य करता है। यदि शरीर के pH का मान 7.0 से कम हो जाए और pH मान का मान 7.8 से ज्यादा हो जाए तो हम बीमार पड़ जाएंगे। क्या पड़ जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा तो भगवान यमराज का दर्शन भी हो जाएगा। ठीक है, आगे आप लोग समझते आ रहे हैं। इतनी छोटी सी रेंज में, pH के इतने छोटे से रेंज में ही हम लोगों का शरीर क्या करता है, काम करता है। अभी जब आगे आएगा तो आप लोगों को और बताएंगे। ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिखा हुआ है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसका pH मान क्या होता है, 10 होता है। जिसका pH मान क्या होता है, 10 होता है। याद रखिएगा जब किसी को एसिडिटी हो जाती है, अपच हो जाती है, तो अपच दूर करने के लिए इसी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का ही यूज किया जाता है। कभी आप लोगों ने वो क्या कहते हैं भाई, गैस वाली सिरप पी है जो व्हाइट कलर की होती है, जैसा जिसका स्वाद कोलगेट मंजन की तरह आता है, उसमें जो व्हाइट व्हाइट सब्सटेंस पड़ा होता है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका 14 होता है।
चलिए इसके बारे में कुछ और, ये तो हम लोगों ने ऐसे लिख लिया था, कुछ और चीजों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे क्या, पीएच का महत्व। सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, पीएच का महत्व सीखेंगे। पीएच का महत्व, तो पीएच का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि पीएच के ऊपर ही आमतौर पर हम लोगों की जिंदगी निर्धारित होती है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस इसका क्या हो जाएगा, हमारे शरीर का पीएच, हमारे शरीर का पीएच 7.0 से 7.8 के बीच होता है, के बीच होता है। अगर इस रेंज से बाहर हो जाएगा, अगर इस रेंज से क्या हो जाएगा भाई, बाहर हो जाएगा, तो हम लोग क्या कर पाएंगे, हम लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो एक तो ये हो गया। और एक चीज जानिएगा, कभी कभी जब वर्षा होती है तो वर्षा के जल का पीएच, वर्षा के जल का पीएच अगर क्या हो जाए, पीएच मान 5.5 हो जाए तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। कौन सी वर्षा कहते हैं, तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक, अम्लीय वर्षा की खासियत क्या होती है, अगर ई वाला पानी नदियों में चला जाए तो नदी के जो जीव जंतु होते हैं, विभिन्न मछलियां जो होती हैं, टार्टाइज होते हैं, उनके जीवन पर भी क्या हो जाएगा, खतरा उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अम्लीय वर्षा का जल, अम्लीय वर्षा का जल नदियों के जीवों पर जीवन का खतरा उत्पन्न कर देता है, खतरा उत्पन्न कर देता है। ठीक है, नदियों का जल क्या करता है भाई, नदियों का जल जो है जीवन पर, जलीय जो जीव होते हैं उन पर क्या करता है, खतरा उत्पन्न कर देता है। अब अगला हम लोग क्या देखेंगे, अगला हम देखेंगे कि पाचन तंत्र पर पीएच का प्रभाव। किस पर भाई, पाचन तंत्र पर पीएच का प्रभाव, तंत्र पर पीएच का प्रभाव। तो जो हमारा पाचन तंत्र होता है, ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग खाना खाते हैं वो खाना क्या होता है, बेसिक नेचर में होता है, लेकिन खाने का पाचन क्या होता है, एसिडिक नेचर में होता है। मीन्स जब हम खाना खाते हैं तो वो लगभग क्षारीय पोजीशन में होता है, लेकिन जब पाचन होना होता है तो वो किस अवस्था में आ जाता है, एसिडिक अवस्था में आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे जठर रस में HCl प्रभावित स्रावित होता है। लिखो, क्योंकि जठर रस में HCl स्रावित होता है, अतः पाचन तंत्र का पीएच कैसा होगा भाई, पाचन तंत्र का पीएच अम्लीय होता है। लगभग कितना होता है भाई, तो अगर हम पाचन तंत्र के पीएच की बात करें तो इसकी जो वैल्यू होती है कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 5.5 से लेकर के 5.8 के बीच में हो जाएगी। ठीक है, इसी रेंज में होता है। यदि पाचन तंत्र का पीएच इससे कम हो जाए, इससे क्या हो जाए, कम हो जाए, तो पेट दर्द होने लगता है, पेट दर्द होने लगता है तथा
अपच की शिकायत आ जाती है। किसकी शिकायत आ जाती है? अपच की शिकायत आ जाती है। जिसे दूर करने के लिए, अब जब अपच हो गया, पेट दर्द हो गया, क्यों दर्द हो रहा है? भोजन हमारा ज्यादा अम्लीय हो गया, तो इसे दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई? इसे दूर करने के लिए एंटी एसिड का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? एंटी एसिड का उपयोग किया जाता है। एंटी एसिड का उपयोग किया जाता है जिसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? जिसको हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो MgOH का होल ट्वाइस का उपयोग किया जाता है। यानी जब अपच के कारण पेट दर्द करने लगता है तो हम एंटी एसिड, एक टैबलेट आती है डाइजीन टैबलेट, ऐसे ही किसी टैबलेट का क्या करते हैं? यूज करते हैं। ऐसे ही किसी टैबलेट का हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक। अब बात आती है, कभी कभी एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। क्या क्वेश्चन आता है? कि पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। क्या आता है? पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। होगा क्या कि जब हमारे शरीर के पीएच का मान परिवर्तित होता है तो दांतों के रोग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दांतों के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? कि दांतों में कीड़े लग गए। दांतों में क्या लग गए? कीड़े लग गए। कुछ लोग क्या कहते हैं भाई? झाड़ फूंक भी करवाते हैं, और वो लोग पता नहीं क्या प्रोसेस करते हैं। कीड़ा रहता है दांत में और निकलता है कान से। किससे निकलता है? कान से। अब आप खुद कल्पना कीजिए कि दांतों का संबंध कानों से होता ही नहीं है, तो उनके पास ऐसी कौन सी मंत्र शक्ति है, ऐसी कौन सी जादुई शक्ति है जिसके द्वारा वो क्या किए? दांतों के कीड़े को कान से निकाल दिए। आप लोग अच्छे ढंग से पढ़िए और समझिए, दंत क्षय क्यों होता है? दांत जो होता है, दांत के ऊपर शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ लगा होता है, जिसको इनेमल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाने के प्रकार के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो हमारा लार होता है, इसका औसत पीएच 6.4 के नियर अबाउट में होता है। कभी कभी इसका पीएच मान 5 पॉइंट समथिंग हो जाता है, खाने के जो हम खाना खा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो इस अवस्था में हम लोग जब खाना खाते हैं तो खाने के कुछ अवयव हमारे दांतों के बीच में रह जाते हैं, अगर हम अपने मुंह की अच्छे ढंग से सफाई ना करें तो जब ये कोई अम्लीय पदार्थ हमारे दांतों के बीच में रह जाता है, अब खुदा ना खास्ता हमारे दांत का पीएच मान क्या हो गया? 5.5 से कम होने लगता है, तो ये जो दांत का कठोरतम पदार्थ इनेमल होता है, इसमें क्षरण होने लगता है। क्या होता है? इसमें क्षरण होने लगता है, और जो क्षरण जब होने लगता है तो दांतों का दर्द शुरू हो जाता है, दांत काले होना शुरू हो जाते हैं, घिसना शुरू हो जाते हैं, बीच से टूटना शुरू हो जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि दांत में कीड़े लग गए। ठीक। तो क्या लिखेंगे भाई? कि जब मुंह में उपस्थित लार का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों के कठोरतम पदार्थ, दांतों के पदार्थ जो कि सबसे कठोरतम पदार्थ होता है, इन्हें मल का क्षरण प्रारंभ हो जाता है। क्षरण प्रारंभ हो जाता है। ठीक, क्षरण प्रारंभ हो जाता है। अब ये जो इनेमल होता है, इसी को हम लोग दंत वलक कहते हैं। इसका केमिकल नाम होता है
सोडियम हाइड्रोक्सो एपेटाइट, इसका नाम क्या होता है भाई? जो इनेमल होता है इसका केमिकल नाम क्या होता है? तो इसका केमिकल नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्सो एपेटाइट। एपेटाइट इसका नाम होता है। क्षय हो जाता है, जिसे दूर करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, जिसे दूर करने के लिए क्षारीय माध्यम वाले टूथपेस्ट का यूज करते हैं। टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं, यानी कि जो हम लोग मंजन करते हैं वो किस नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है। उपयोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा। दांतों का क्षय कब प्रारंभ होगा? जब पीएच मान 5.5 से कम हो जाएगा। अब इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई? तो आप बताओगे कि इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? मंजन करेंगे। और जो हमारा मंजन होगा वो किस नेचर का होगा? बेसिक नेचर का होगा। किस नेचर का होगा? ये हमारा मंजन बेसिक नेचर का होगा। यहाँ से एक जानकारी आपको और मिली कि जो हम लोग अपने घर पे सुबह सुबह मॉर्निंग में टूथपेस्ट यूज करते हैं वो कैसा होता है? वो नेचर में बेसिक होता है। ठीक, अब क्या करेंगे? नेक्स्ट स्लाइड में हम कुछ एसिड का नाम लिख रहे हैं और उसमें कुछ ऐसे पदार्थ का नाम लिख रहे हैं, सॉरी, उसमें हमको पता लगाना है कि इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। तो सबसे पहला हमने क्या लिखा? मान लीजिए हमने लिखा सिरका, फिर हमने लिखा नींबू का रस। क्या लिखा? नींबू का रस। फिर हमने लिखा इमली। क्या लिखा? इमली। इमली के बाद में फिर हमने लिखा टमाटर। क्या लिखा हमने? टमाटर। टमाटर के बाद में फिर हमने लिखा संतरा। क्या हमने लिखा भाई? संतरा लिखा। संतरा के बाद में फिर हमने क्या लिखा? दही लिखा। दही के बाद में फिर हमने क्या लिखा? चींटी का डंक लिखा। चींटी का डंक। और चींटी के डंक के बाद में एक आता है नेटल का डंक। किसका डंक? नेटल का डंक। अभी ये मधुमक्खी का जो डंक है, सब ये डंक वाला सब एक काम आएगा। चाहे मधुमक्खी डंक मारे, चाहे पीला वाला जो होता है बड़ा बड़ा, एक कई मल्टीपल कलर वाले होते हैं, ये सब डंक मारेंगे तो ये एसिड छोड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीज़ अगर आपको हल्का सा डंक मार रहा है या काट रहा है और उसके काटने के बाद में आपके स्किन पर फफोले पड़ रहे हैं तो वो एसिड छोड़ेगा, तभी फफोला पड़ेगा। जो जितना ज़्यादा मात्रा में एसिड छोड़ेगा उतने ज़्यादा मात्रा में वो क्या हो जाएंगे भाई? उनके द्वारा छोड़ा गया जो जितना ज़्यादा मात्रा में एसिड छोड़ेंगे उतने ज़्यादा फफोला। एक लाल वाली चींटी होती है। कौन सी चींटी होती है? लाल चींटी। इसमें भी हम लोग सीखेंगे कि कौन सा एसिड पाया जाता है। लाल चींटी, गांव में हम लोग के इलाके में इसको माटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माटा, जो लाल कलर का होता है। अब ये इतने दुष्ट होते हैं, ये इतनी तेजी से काटेंगे कि अगर आप इनको पकड़ के खींचोगे इनका सर इनके धड़ से अलग हो जाएगा, लेकिन ये काटना नहीं छोड़ते हैं, इतनी मजबूती से पकड़िए रखते हैं। खैर चलो हम लोग पता लगाते हैं कि इसमें कौन सा एसिड होगा। तो जो हमारा सिरका होता है भाई, इसमें हमारा पाया जाता है एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। जो हमारा नींबू का रस होता है इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। जो हमारी इमली होती है, क्या होती है भाई? इमली होती है, इसमें टार्टरिक एसिड पाया जाता है। कौन सा? टार्टरिक एसिड पाया जाता है। टार्टरिक एसिड पाया जाता है। जो हमारा टमाटर होता है इसमें ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। जो हमारा संतरा होता है, क्योंकि संतरा जो है ये नींबू का ही प्रजाति है, ये थोड़ा हल्का सा मीठा होता है, तो इसमें भी जो एसिड पाया जाएगा वो कौन सा एसिड पाया जाएगा? सिट्रिक एसिड पाया जाएगा। उसके बाद में दही लिखा हुआ है। अब दही के बारे में सब लोग जानते हैं कि ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से बना हुआ है, इसलिए इसमें जो एसिड होता है उस एसिड का नाम क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। क्या नाम होता है? लैक्टिक एसिड। अब ये जो चींटी का डंक है नेटल का डंक है।
या मधुमक्खी का डंक है, इनके डंक में जो एसिड पाया जाता है उसको कहते हैं मेथेनोइक, मेथेनोइक एसिड। क्या कहते हैं भाई? मेथेनोइक एसिड। इसमें भी क्या हो जाएगा? मेथेनोइक एसिड हो जाएगा। बट ये जो रेड कलर वाले होते हैं ये भाई साहब फार्मिक एसिड छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? फार्मिक एसिड छोड़ते हैं। पश्चिम बंगाल या बंगाल में इनकी चटनी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? चटनी बनाई जाती है, क्योंकि ये खट्टे होते हैं स्वाद में। वहाँ पे जो है मेढक का पकौड़ा बनाया जाता है और इस लाल कलर वाली एंट की चटनी बनाई जाती है। बड़े चाव से लोग खाते हैं। कभी आप लोग जब पश्चिम बंगाल में जाइएगा तो आपको दिखने का मौका मिल जाएगा। एक चीज़ मैं आपको बताऊं तो आपको बिलीव नहीं होगा, भारत के हर राज्य में लगभग ये क्या कहते हैं, गली गली घूमने वाले कुत्तों की समस्या पाई जाती है जो लोगों को दौड़ा लेते हैं। लेकिन इसी भारत का एक राज्य है जिसका नाम है मणिपुर। वहाँ पर किसी भी गली में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में एक भी आवारा कुत्ते नहीं पाए जाते। बिकॉज वहाँ के लोग उनको भी खा लेते हैं। क्या करते हैं? उनको भी खा लेते हैं। अगर आ गए दांव में तो भैया सब्जी ही बनेगी। ठीक, चलिए कोई बात नहीं। अगर आप इसको हिंदी में सीखना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी हम आपकी इसकी हिंदी भी लिखे दे रहे हैं। ये क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा एसिटिक, और एसिड का मतलब क्या होगा? अम्ल होगा। ये क्या होगा भाई? सिट्रिक। क्या होगा? सिट्रिक अम्ल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? टार्टरिक अम्ल हो जाएगा। ये हो जाएगा आक जैलिक अम्ल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भाई? सिट्रिक हो जाएगा, सिट्रिक अम्ल। ये क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। ये हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। ये भी सेम लिखा हुआ है तो मेथेनोइक अम्ल। और ये क्या हो जाएगा? फार्मिक अम्ल हो जाएगा। अब मजे की बात यह है कि आपके पेपर में से इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन आएगा और पूछेगा इनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। आपके पेपर में एमसीक्यू में एक क्वेश्चन आएगा कि इनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको इसी से देख करके आंसर देना है। ध्यान रखिएगा कि इसमें जो इमली लिखा हुआ है, टमाटर लिखा हुआ है, सिरका, मतलब जो भी लिखा, ज्यादा हमने लिखा नहीं, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपके पेपर में एमसीक्यू में एक क्वेश्चन इससे आ ही सकता है। अगला देखेंगे भाई क्या है। तो अगला एक हमको चार्ट बना हुआ मिल रहा है जिसमें क्रम संख्या लिखी हुई है 1 to 10 और कुछ सलूशन लिखा हुआ है। पूछ रहा है पीएच पत्र का रंग क्या होगा, पीएच का मान क्या होगा, पदार्थ की प्रकृति कैसी होगी। अब ये जो यहाँ पे लिखा हुआ पीएच पत्र का रंग, इसके लिए थोड़ा सा आप लोग इसको देखिए। ये पेज नंबर 3 या 4 देखना है। ये जो कलर है, क्या है? कलर। पीएच का मान क्या होगा? तो ये जो कलर बना हुआ है ये कलर कैसे होंगे, हमको इसी को डिफाइन करना है। चलिए भाई चलते हैं, देखते हैं। जो भी लिखा हुआ है इसका पीएच मान हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? खाने से पहले पीएच का मान, सॉरी लार जो होता है खाने से पहले क्या होगा, खाने के बाद क्या होगा? नींबू का रस है। क्या है? नींबू का रस। देख रहे हो भाई, इतनी जबरदस्ती इन लोगों की चल रही है। ये एक हाउस फ्लाई आई है, अब जहां जहां चल रही है मार्क करते हुए जा रही है। जहां जहां चल रही है क्या कर रही है? मार्क करते हुए जा रही है। इन सबका अलग है, जबरदस्ती है, बिना परमिशन एंट्री रहती है। फिर नींबू का रस है, रंग रहित वातित पेय है, गाजर का रस है, कॉफी है, टमाटर का रस है, नल का जल है, 1m NaOH है, 1m HCl है। तो सबसे पहले हम लोग पीएच लिखेंगे। पीएच के आधार पर ही सारी जानकारी हम लोग इकट्ठा कर पाएंगे। हम लार की बात करें तो लार जो होता है भाई, सबसे पहले इसको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। ये जो हमारा लार होता है, क्या होता है? लार। इनका औसत मान होता है 6.4। इनका एवरेज पीएच कितना होता है भाई? 6.4 होता है। अब इनकी जो रेंज होती है, इसकी जो रेंज होती है ये 6.2 से लेकर के 7.6 तक होती है। कहाँ तक होती है? 6.2 से लेकर के
6 तक होती है। तो खाना जैसा हम खा रहे हैं उसकी प्रकृति के आधार पर लार का मान घटता बढ़ता रहता है, लेकिन खाना खाने से पहले इसका पीएच मान होता है 7.4 और खाना खाने के बाद में इसका पीएच मान हो जाता है 5.8। कितना हो जाता है भाई? 5.8 हो जाता है। अब हम अगर नींबू के रस की बात करें तो नींबू का रस हम लोगों ने देखा भी था कि नींबू के रस का पीएच मान होता है 2.2। कितना होता है? 2.2। अगला लिखा हुआ है रंग रहित वातित पेय। तो रंग रहित जो वातित पेय होता है इसका पीएच मान होता है 6। इसको अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो ये जो आप इतना समझ लीजिएगा कि जो आप लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक जो पीते हैं वो इसी में आता है। अगला लिखा हुआ है गाजर का रस। तो जो गाजर का रस होता है इसका पीएच मान होता है 5.88। फिर क्या लिखा हुआ है? कॉफी। जो कॉफी हमारा होता है इसका पीएच मान होता है 4. इसका जो पीएच मान होता है भाई कितना होता है? देखो जो कॉफी होती है इसमें जो मटेरियल मिलाए जाते हैं इनके आधार पर होता है। तो इसकी रेंज होती है 4.4 से लेकर के 6 के बीच में कॉफी का पीएच होता है। ठीक। फिर टमाटर का रस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? टमाटर का रस। तो जो हमारा टमाटर का रस होता है इसका पीएच मान 4.3 क्या होगा भाई? 4.3 से लेकर के 4.9 के बीच में होता है। और जो हमारा नल का जल होता है, वैसे तो जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। वैसे तो जल का पीएच मान 7 होता है, लेकिन जो हमारा नल लगा होता है इसमें 6.5 से 8.0 के बीच में इसका पीएच होता है। जो 1MnAOH है इसका पीएच मान 14 होता है और जो 1MHCl है इसका पीएच मान कितना होता है? 1 होता है। ये हो गया पीएच। अब हम लोग आ जाते हैं कलर पे। किस पे आ जाते हैं भाई? कलर पे। कलर पे नहीं, पहले प्रकृति पे आएंगे। तो प्रकृति आपको क्या देखना है? 7 से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा भाई? क्षारीय, और 7 से कम है तो क्या हो जाएगा? अम्लीय। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? 7 से कम है तो अम्लीय। यह भी 7 से कम है, क्या हो जाएगा? अम्लीय। ये क्या है? 6 है, यह भी 7 से कम है, क्या हो जाएगा? अम्लीय। यह भी कम है तो यह भी क्या हो जाएगा? अम्लीय। यहाँ पे आएंगे तो यह भी क्या है? 7 से कम है, अम्लीय। यहाँ पर भी भाई कम है, क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। यहाँ पर जब आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षारीय। वैसे याद रखिएगा जो हमारा पानी होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है। लेकिन जो हम लोगों के घर पे नल लगा होता है, क्योंकि ये नल क्या होता है? 100% प्योर नहीं होता है, कुछ अशुद्धियाँ मिली होती हैं जिसके कारण इसका नेचर हल्का सा क्षारीय हो जाता है। 14 लिखा हुआ है भाई, 7 से प्लस है। 7 से क्या है? प्लस है। अब 7 से प्लस होगा तो क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। उसके बाद में 1 लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा भाई? अम्लीय हो जाएगा। अब ऐसा वैसा नहीं, प्रबल अम्लीय होगा। ये क्या हो जाएगा भैया? प्रबल क्षारीय हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? प्रबल अम्लीय हो जाएगा। अब किसकी बात करनी है कि यहाँ पे जो विलयन हमारा होगा ये किस कलर का होगा? कलर की बात करनी है। तो ध्यान दीजिएगा, ये प्रबल जो अम्ल होता है ये लाल रंग का होता है। जो प्रबल क्षार होता है ये किस रंग का होता है? ये बैगनी रंग का होता है। किस रंग का होता है? बैगनी। अब ये जो उदासीन है पानी, तो ये किस रंग का होता है? ये हल्का हल्का हरा भी होगा और कैसा होगा? नीला भी होगा। 4.3 और 4.9 की अगर हम बात करें तो ये जो हमारा होगा भाई ये होगा, ये पीले कलर का होगा। किस रंग का होगा? पीले रंग का होगा। ई वाला जो 4.4 से 6 की अगर हम बात करें तो ये नारंगी पीला होगा। कैसा पीला होगा भाई? नारंगी पीला कलर होगा। 5.8 की बात करें, 5.8 और 6 की बात करें तो ये भी क्या होगा? नारंगी कलर का होगा। किस कलर का होगा? नारंगी कलर का होगा। 2.2 की बात करें तो ये क्या होगा? नारंगी लाल होगा। कैसा होगा भाई? नारंगी लाल होगा। 5.8 की बात करें तो 5.8 आपका कैसा होगा? इसका भी कलर नारंगी होगा। और 7.4 की बात करें तो जो 7.4 होता है ये कैसा होगा भाई? ये हरा और नीला होगा। कैसा होगा? हरा और नीला होगा। तो ये आपका हो गया कलर। अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें से आपसे केवल पूछा जाएगा
ये हो सकता है पीएच भी पूछ लें, बट इसका चांस कम है कि आपसे पीएच पूछें। सिर्फ यही पूछ लेंगे कि इस विलयन की प्रकृति कैसे होगी, मीन्स लार खाने से पहले या खाने के बाद में इनका नेचर कैसा होगा, अम्लीय या क्षारीय होगा। तो आपको अच्छे ढंग से पढ़ के जाना है कि हाँ कैसा इनका नेचर होगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने पीएच को कवर कर लिया है। अब इस चैप्टर में साल्ट फैमिली बची हुई है, जिसको हम लोग अलग अलग क्लासों में डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि साल्ट फैमिली में आपको कई सारे साल्ट का निर्माण करना है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि रॉ मटेरियल के रूप में हम लोग NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का यूज करते हैं। ओके।